विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त साम्राज्य यानी गुप्ता एम्पायर। 275 एना डोमिनी से 550 एना डोमिनी यानी 275 से 550 ईस्वी तक। आज हमारा टॉपिक है समुद्रगुप्त, क्योंकि हम चंद्रगुप्त फर्स्ट कर चुके हैं। उससे पहले गुप्त वंशीय शासकों की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कर चुके हैं, गुप्तकालीन इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ चुके हैं और गुप्तों से पूर्व की राजनीतिक दशा भी देख चुके हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ना है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 335 से 375 ईस्वी, ये एना डोमिनी में चल रहे हैं हम लोग। 335 से 375 ईस्वी, लगभग कितने साल शासन किया इसने, कितने वर्ष शासन किया? 75 में से 375 में से 335 घटाइए, कितना आ रहा है? 40 साल। कितने? 40 साल शासन किया, 40 इयर्स। ठीक है। पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। माता कुमार देवी, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। अपने आप को समुद्रगुप्त लिच्छवी दौहित्र कहकर गौरवान्वित महसूस करता है। कहता है मैं लिच्छवी माता का पुत्र हूं, क्योंकि लिच्छवी बहुत ऊंची जाति मानी जाती थी, राजवंश माना जाता था। अगला, राजधानी जो थी समुद्रगुप्त की वो पाटलिपुत्र थी, पटना जिसे बोल रहे हैं हम, पाटलिपुत्र। विजय जो की समुद्रगुप्त ने वो आर्यावर्त की विजय की, दक्षिणापथ की विजय की, आठविक राज्य जीते, सीमावर्ती राज्य जीते, विदेशी शक्तियों को जीता उसने। और इसका उल्लेख कहां पर है? प्रयाग प्रशस्ति में है। प्रयाग प्रशस्ति कहां पर है? प्रयागराज, इलाहाबाद जिसका पुराना नाम है, प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको अकबर लेकर आया था, जिसको कौशाम्बी से लेकर आया था अकबर, उसने वहां पर किया। तो उसमें मैंने बताया आपको कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और महासंधि विग्रही हरिसेन ने क्या कर रखा? उसकी 100 विजयों का उल्लेख कर रखा है। कितनी? 100 विजयों का उल्लेख कर रखा है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है। अभिलेख जो है वो एरन अभिलेख है और प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त के जो दो बड़े अभिलेख हैं वो कौन कौन से? एक एरन अभिलेख है और एक प्रयाग प्रशस्ति है। एरन अभिलेख एक और है, अभी पढ़ेंगे हम आगे चलकर, आगे के गुप्त सम्राट के समय में पढ़ेंगे, खासकर स्कंदगुप्त के समय में। उसके समय में पहला अभिलेखीय प्रमाण है सती प्रथा का। पहला शिलालेखीय प्रमाण जो है 510 एना डोमिनी का है वो। ठीक है। ये एरन अभिलेख अलग है, वो वाला अलग है, वो स्कंदगुप्त के समय में आएगा एक एरन अभिलेख। चलिए जी, गोपराज की पत्नी के सती होने का क्या उल्लेख मिलता है उसमें। चंद्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी महारानी कुमार देवी का पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे अधिक प्रतापी और पराक्रमी सम्राट था। अपनी विजयों के लिए प्रख्यात होने के कारण इसे विंसेंट ए स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। मैंने कहा ठीक है, अंग्रेजों ने इतिहास लिखा तो भारतीय नेपोलियन कह दिया, लेकिन नेपोलियन के साथ मेरे ख्याल से समुद्रगुप्त की तुलना नहीं की जानी चाहिए। नेपोलियन एक हारा हुआ शासक है। नेपोलियन वाटरलू के फील्ड में हारा। क्या हुआ? स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन का नाश कर दिया। स्पेन पर जब वो कब्जा करने की कोशिश करने लगा तो उस वाटरलू के फील्ड में हार गया। फिर उसको क्या किया गया? कैद किया गया नेपोलियन को। क्या किया गया? कैद किया गया। अटलांटिक ओशन के बीच में एक आइलैंड पड़ता है, क्या नाम है भाई उस आइलैंड का? डेविल आइलैंड बोलते हैं उसे वैसे। क्या नाम है? नेपोलियन के लिए बोला भी जाता है कि एक आइलैंड में पैदा हुआ और एक आइलैंड में मर गया। अजासियो नामक आइलैंड में पैदा हुआ था। ये देखिए बीच में यहां पर एक आइलैंड होगा अफ्रीका के बगल में, बताइए मेरे को। हाँ, ये हेलेना आइलैंड में, हेलेना आइलैंड में कैद किया गया उसे और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। नेपोलियन ने समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 जीते। तो एक विजेता की तुलना एक पराजित से नहीं करनी चाहिए, पर बीए स्मिथ ने कहा है भारतीय नेपोलियन। ये क्वेश्चन बार बार ग्रुप सी से लेकर आईएएस तक बने हैं कि भारतीय नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसने कहा है समुद्रगुप्त को? आंसर विंसेंट ए स्मिथ ने कहा है। प्रयाग प्रशस्ति में उसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, धरणी बंद कहा गया है, जिसने पृथ्वी को बांध दिया हो, धरणी बंद। पृथ्व्याम प्रतिरथ कहा गया है, परम भट्टारक कहा गया है, सर्व राजोच्छेता कहा गया है और धर्म प्राचीर बंद कहा गया है, कविराज कहा गया है। इतने नाम मिले हैं किसको? समुद्रगुप्त को। कौन कौन से बताए मैंने? लिच्छवी दौहित्र, दूसरा धरणी बंद, एक कविराज बार बार पूछता है। कविराज किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की। साथ में मैंने कहा पृथ्व्याम प्रतिरथ, परम भट्टारक, सर्व राजोच्छेता और धर्म प्राचीर बंद। ठीक है, इतनी उपाधियां हैं।
समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत उसका प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख और सिक्के आदि हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त के गुणों पर मुग्ध था और उसने सभासदों की सभा में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति में भी लिखा है, जिसका खूबसूरत शरीर युद्ध के कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छी, तलवारों, शूल के घावों की सुंदरता से भरा हुआ है। इससे समुद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा स्पष्ट होती है। इसका मतलब समुद्रगुप्त सुंदर था, लेकिन उसका जो खूबसूरत शरीर था वो युद्ध की कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छी, तलवारों, शूल के घावों की सुंदरता से भरा हुआ था, है ना। ऐसी एक कर्नल टॉड है, उन्होंने लिखा है किसके बारे में, राजपूतों का इतिहास लिखा है, राणा सांगा के बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं 80 घाव थे कि राणा सांगा के शरीर पर। कितने? कैसे दिखते होंगे वो लोग, नहीं, योद्धा थे वो लोग। इससे समुद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा स्पष्ट होती है। काच नामक अंकित कुछ सिक्कों के प्राप्त होने के आधार पर कुछ विद्वान, जिसमें रैप्सन और हेरास प्रमुख है, उनका मानना है कि समुद्रगुप्त को उत्तराधिकार के लिए युद्ध करना पड़ा था। इन विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त के पश्चात उसका बड़ा पुत्र काच शासक बना, जिसे मारकर समुद्रगुप्त सत्तासीन हुआ। ये कौन मानते हैं? रैप्सन और हेरास। रैप्सन और हेरास का मानना है कि काच नामक एक जो समुद्रगुप्त का बड़ा भाई था वो शासक बना, लेकिन समुद्रगुप्त ने उसकी हत्या करके सत्तासीन हुआ। ये दो लोग मानते हैं, रैप्सन और हेरास। समुद्रगुप्त की कुछ सिक्कों पर काच के कृत्य उत्कीर्ण है तथा पृष्ठभाग पर सर्वराजोच्छेता उपाधि अंकित है। ऐसे साक्ष्य के आलोक में एलन स्मिथ और फ्लीट आदि विद्वानों का मानना है कि काच समुद्रगुप्त का ही प्रारंभिक नाम था। जब उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत हो गया तब उसने अपना नाम समुद्रगुप्त रखा। तो दो धारणाएं चलती हैं यहाँ पर। पहला बोलता है कि काच जो था वो बड़ा भाई था किसका? समुद्रगुप्त का। दूसरा बोलता है कि काच जो नाम है वो समुद्रगुप्त का ही नाम है, प्रारंभिक नाम। बाद में जब उसने पूरा जीत लिया तो उसके बाद उसने अपना नाम क्या रखा? समुद्रगुप्त रखा। क्या रखा? समुद्रगुप्त की दिग्विजय। समुद्रगुप्त एक विजगीषु शासक था। राज्यारोहण के पश्चात राजधानी को व्यवस्थित कर अपनी विजय अभियान प्रारंभ किया उसने, जिसका विवरण प्रयाग प्रशस्ति में उपलब्ध है। समुद्रगुप्त की विजयों को अगर हम देखें तो सबसे पहले उसने आर्यावर्त का प्रथम युद्ध लड़ा। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध लड़ा। ये प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त द्वारा 3 शक्तियों को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 अच्युत, ये अहिछत्र यानी बरेली, अहिछत्र यानी बरेली का शासक था। अच्युत अहिछत्र बरेली का शासक था। दूसरा हो गया नागसेन, यह पद्मावती यानी ग्वालियर, पद्मावती यानी ग्वालियर का नागवंशी शासक था। तीसरा था कोतकुलज, ये कोत वंश का राजा था। किस वंश का? कोत नामधारी सिक्के दिल्ली पूर्वी पंजाब से मिले हैं, अर्थात यह इसी क्षेत्र में शासन कर रहा था, संभवतः इसी क्षेत्र में शासन कर रहा था। 3 नाम याद करने हैं आपने। अब ये भी सुन लीजिए, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करो, ये मेंस का क्वेश्चन होता है आपका, तब आपने ये सारा याद करना है। कौन कौन सा? अच्युत जो कि बरेली अहिछत्र का शासक है, नागसेन जो कि पद्मावती पद्म पवैया, ग्वालियर का पुराना नाम एक पद्म पवैया भी है। क्या है? एक पद्मावती है, पद्म पवैया ग्वालियर का नागवंशी शासक, और एक कोतकुलज यानी कोत वंश का राजा जो दिल्ली और पंजाब में क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। दूसरा अभियान जो किया उसने वो था दक्षिणापथ का युद्ध। कौन सा? दक्षिणापथ का युद्ध। दक्षिणापथ का तात्पर्य विंध्य पर्वत के दक्षिण में कृष्णा तुंगभद्रा नदियों तक के क्षेत्र से है। आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में उत्तर भारत की 3 शक्तियों को पराजित करके समुद्रगुप्त दक्षिण विजय को प्रस्तुत हुआ, जिसका विवरण कहां मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। 19वीं और 20वीं पंक्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में मिलता है। एक बार यूपीएससी ने पूछा किस शैली में लिखा हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को? आंसर चंपू शैली में लिखा। किस शैली में? चंपू शैली में लिखा। ठीक है। इन पंक्तियों में 12 राज्यों और उनके राजाओं का नाम उल्लिखित है। इन राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने जिस नीति को अपनाया उसे ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा जाता है। अब इसकी जो नीतियां होंगी वो अलग इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसने कहां पर क्या कौन सी नीति अपनाई। तो यहां पर क्या किया उसने? ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी राज्यों को जीता फिर उनको मोक्ष दे दिया उनके अनुग्रह पर। मतलब कुल मिला के आम भाषा में मैं बोलूं तो उसने राज्यों को जीता, उन्हें कहा कि आपको कर देना पड़ेगा
और उनको वहीं का राजा बना दिया। जिनको हराया उन्हीं को वहीं का क्या कर दिया, राजा बना दिया, और कर लेता रहा। साथ में बोल दिया कि अगर कर नहीं दोगे तो क्या करना पड़ेगा, आक्रमण होगा फिर आप पर दोबारा। समझ में आ गया। और ये सही भी किया इसने, क्योंकि हमने इतिहास में देखा है कि जिसने पूरे दक्षिण तक के साम्राज्य को क्या किया, जिसने पूरे दक्षिण तक को जीत के सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, वो हमेशा परेशान रहा। अगर मैं अशोक को छोड़ दूं तो, हालांकि अशोक ने चेल चोर पांड्य को नहीं छेड़ा, लेकिन मैं अगर औरों की बात करूं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है तो परेशान ही रहा वो हमेशा। औरंगजेब जो है वो हमेशा परेशान ही रहा, है ना। मतलब दक्षिण क्या होता था, उत्तर के राजाओं की कब्रगाह सिद्ध होती थी। क्या होती थी? तो इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया। हेमचंद्र राय चौधरी ने समुद्रगुप्त की इस नीति की तुलना रघुवंश में वर्णित धर्म विजय से की है। दक्षिणापथ के 12 राजाओं को जीता उसने। वो कौन कौन थे? नंबर 1 कौशल, नंबर 1 कौशल, ये दक्षिणी कौशल था। यहां का राजा महेंद्र था। ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको, लिस्ट ये मेंस में लिखना पड़ता है भाई। कौशल, दक्षिणी कौशल, महेंद्र। ये अगर वर्तमान क्षेत्र में देखूं तो रायपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला जो है, और संबलपुर उड़ीसा वाला क्षेत्र, यहां पर शासन कर रहा था महेंद्र। दूसरा है महाकांतर यानी महावन, यहां पर एक शासक था व्याघ्रराज, इसको पराजित किया। ये उड़ीसा के जयपुर वन प्रदेश का शासक था। उड़ीसा के वर्तमान में अगर देखें तो उड़ीसा में जयपुर वन प्रदेश जो है वहां का शासक था। अगला कुराल, कुराल जो राज्य है वो क्या, कुराल, ये उड़ीसा के मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के मध्य में पड़ता है कुराल। यहाँ का एक राजा था भंटराज, कहीं कहीं पर मंटराज लिखा होता है, कहीं पर भंटराज लिखा होता है, ठीक है। चौथा जो था पिष्टपुर, पिष्टपुर यानी आंध्र प्रदेश। पिष्टपुर जो है गोदावरी जिला का जो पीठापुरम है उसी को पिष्टपुर कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में, आंध्र प्रदेश में। ये महेंद्रगिरी यहाँ का राजा था। कौन था? महेंद्रगिरी यहाँ का राजा था, उसको पराजित किया। उसके बाद कोट्टूर यानी उड़ीसा, उड़ीसा में भी कहां पर, गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ का राजा स्वामीदत्त था, उसको भी पराजित किया। एरंडपल यानी आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो जिला पड़ता है, वहां पर एक शासक था दमन, दमन को भी पराजित किया। फिर उसके बाद कांची, तमिलनाडु में पड़ता है कांची, कांजीवरम, कांचीवरम जिसको बोलते हैं, यहाँ का एक राजा था विष्णुगोप। कौन? विष्णुगोप, विष्णुगोप को भी पराजित किया। उसके बाद अवमुक्त यानी वेंगी और कांची का मध्य भाग, गोदावरी का निकटस्थ क्षेत्र, यहाँ का राजा था नीलराज, इसको भी पराजित किया। उसके बाद वेंगी तमिलनाडु में, कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य में, यहाँ का एक राजा था हस्तिवर्मा, इसको भी पराजित किया। उसके बाद पालक तमिलनाडु में, ये नल्लौर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास, पालक तमिलनाडु, यहाँ का एक राजा था उग्रसेन, इसको भी पराजित किया। देवराष्ट्र यानी आंध्र प्रदेश, जो विजयपट्टनम यानी विशाखापट्टनम जो जगह है, वो यहाँ का राजा कुबेर था, उसको भी पराजित किया। फिर उसके बाद कुशस्थलपुर यानी कर्नाटक में, यानी उत्तरी अर्काट जिला जो है, वहां पर एक राजा था धनंजय, धनंजय को भी पराजित किया उसने। तो कुल मिलाकर उसने 12 राज्यों को क्या किया, पराजित किया, 12 राजाओं को। कौन कौन से? महेंद्र, व्याघ्रराज, भंटराज, महेंद्रगिरी, स्वामीदत्त, दमन, विष्णुगोप, नीलराज, हस्तिवर्मा, उग्रसेन, कुबेर और धनंजय। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। साथ में आपको ये भी याद करना पड़ेगा ये कहां कहां के राजा थे, जैसे कौशल, महाकांतर, कुराल, पिष्टपुर, कोट्टूर, एरंडपल, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और कुशस्थल। समझ में आ गया? वर्तमान अगर नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन ये लिखना पड़ेगा आपको, कौशल के महेंद्र को, महाकांतर के व्याघ्रराज को, कुराल के भंटराज को, पिष्टपुर के महेंद्रगिरी को, कोट्टूर के स्वामीदत्त को, एरंडपल के दमन को, कांची के विष्णुगोप को, अवमुक्त के नीलराज को, वेंगी के हस्तिवर्मा को, पालक के उग्रसेन को, देवराष्ट्र के कुबेर को और कुशस्थलपुर के धनंजय को। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण का यह अभियान पूर्वी घाट क्षेत्र से किया। वह जिस क्षेत्र में गया उसी क्षेत्र से वापस आया। इस अभियान के दौरान वह पश्चिमी घाट की ओर नहीं गया, इसलिए वाकाटकों से उसका संघर्ष नहीं हुआ। किससे संघर्ष नहीं हुआ? वाकाटकों से उसका संघर्ष नहीं हुआ, परंतु वाकाटकों के मध्य भारत में प्रभाव को समुद्रगुप्त ने अवश्य समाप्त कर दिया। इस अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। तत्कालीन संचार साधनों की कठिनाइयों के कारण इन सुदूर स्थित राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना संभव नहीं था। समुद्रगुप्त ने इन राजाओं से उपहार आदि लेकर ही संतुष्ट हो गया और उनके राज्य पुनः उन्हें लौटा दिए। लेवी का मानना है कि समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ अभियान आर्थिक उद्देश्य से किया गया था।
समुद्रगुप्त का उद्देश्य दक्षिण के बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित करना था। साथ ही दक्षिण के राज्य बहुत धनाढ्य थे, अतः उनसे संपत्ति प्राप्त करना भी एक कारक रहा होगा। कौन कहते हैं? लेवी। कौन कहते हैं भाई? विद्वान व्यक्ति हैं एक लेवी, वो कहते हैं। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे क्या करता है? आर्यव्रत का द्वितीय युद्ध लड़ता है। एक पहला जो था वो आर्यव्रत का था, 3 राजाओं को हराया था, अच्युत, नागसेन और कोतकुलज को। अब फिर दोबारा 9 राजाओं को पराजित करता है। क्या करता है? आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 राजाओं के नाम दिए गए हैं, जिन्हें समुद्रगुप्त ने पूर्णतया उखाड़ फेंका। संभवतः समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के दौरान उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर ये राजा स्वतंत्र होना चाह रहे थे, इसलिए समुद्रगुप्त ने इनके विरुद्ध अभियान किया और अभियान के समय प्रसबोध रण की नीति अपनाई। कौन सी? ये ध्यान रखना कहां पर कौन सी नीति अपना रहा है, मैच करने के लिए आता है क्वेश्चन प्री में। प्रसबोध रण की नीति अपनाई। इस नीति के तहत आर्यावर्त के इन राज्यों का विनाश कर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। आर्यावर्त के 9 राजाओं के नाम जो हैं कौन कौन से हैं? एक कौशाम्बी में था रुद्रदेव, एक बुलंद शहर का शासक था मत्तिल, एक था नागदत्त, ये कहाँ का था ये पता नहीं है, एक था चंद्रवर्मा जो बंगाल का शासक था, एक गणपति नाग, एक नागसेन, ये नागवंशी शासक थे, एक बरेली का शासक अच्युत, और फिर नंदी और बलवर्मा। इनके बारे में भी नहीं पता कि कहाँ के थे ये, लेकिन आपको नाम कैसे याद करने हैं 9 राजाओं के? रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। इनमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, गणपति नाग और नागसेन, क्योंकि ये नागवंशी शासक है। क्या है? नागवंशी शासक है। उसके बाद चौथा अभियान जो किया उसने, वो आठविक राज्यों की विजय की उसने। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में लिखा है कि परिचारकीकृत सर्वाट विकराज्य राज्यस्य अर्थात सभी आठविक राज्यों को अपना सेवक बना लिया। परिचारक बना दिया मतलब सेवक बना दिया, मतलब परिचारकीकृत सर्वाट विक राज्यस्य, यानी सभी आठविक राज्यों को अपना सेवक बना लिया। प्रयाग प्रशस्ति में इन आठविक राज्यों के राजाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुमान है कि ये राज्य गाजीपुर से जबलपुर तक के वन क्षेत्र में स्थित थे, वन क्षेत्र तक स्थित थे। उसके बाद सीमावर्ती राज्यों को जीता इसने, 5वां अभियान जो किया। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर स्थित सीमावर्ती राज्यों की एक सूची प्रयाग प्रशस्ति के 22वीं पंक्ति में मिलती है, जिसमें कहा गया है कि ये सीमावर्ती राज्य सभी प्रकार के करों को देते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे और उसका अभिवादन करने हेतु राजधानी में उपस्थित होते थे। इन राज्यों की 2 श्रेणियां थी, एक थी राजतंत्रात्मक प्रणाली के राज्य, दूसरे थे गणतंत्रात्मक प्रणाली के राज्य। राजतंत्रात्मक प्रणाली के जो राज्य थे, राजतंत्रात्मक प्रणाली के राज्यों ने बिना युद्ध के ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। इन 5 सीमांत राज्यों के नाम जो है वो है समतट। समतट जो पड़ता है आपका पूर्वी बंगाल का वह भाग जो समुद्र तट पर पड़ता है। दूसरा था डवाक, यानी ढाका और चटगांव के बीच का भाग जो बांग्लादेश में पड़ता है अभी। अगला कामरूप यानी असम, कामरूप असम का पुराना नाम है अभी कामरूप, कामाख्या देवी का मंदिर है यहाँ। अगला कृत्रपुर यानी पंजाब उत्तर प्रदेश का पहाड़ी भाग, वर्तमान उत्तराखंड के कुछ जिले यानी कुमाऊं वाला जिला शायद। अगला नेपाल, नेपाल। तो ये 5 राज्य जैसे राजतंत्रात्मक थे, समतट, डवाक, कामरूप, कृतपुर और नेपाल। इन राज्यों ने समुद्रगुप्त को वार्षिक कर, दान, आज्ञापालन आदि से संतुष्ट रखने का आश्वासन दिया। तो सीमावर्ती राज्यों में दूसरे प्रकार के जो राज्य थे वो गणतंत्रात्मक प्रणाली के राज्य थे। उस समय भारत के पश्चिमोत्तर भाग, राजस्थान, सौराष्ट्र, मध्य भारत आदि में 9 गणराज्य स्थित थे। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को परास्त करके अपने प्रभुत्व में कर लिया। ये गणराज्य जो थे इनके नाम है मालव, अर्जुनायन, योद्धे, मद्र, आभीर, प्रार्जुन, कांक, संकानीक और खारपरिक। और मालव जो है वो अजमेर, टोंक और मेवाड़ वाला क्षेत्र है। अर्जुनायन जो है वो अलवर, पूर्वी जयपुर और भरतपुर वाला क्षेत्र है। योद्धे जो है वो यमुना के पश्चिमी भावलपुर तक सतलज की घाटी है। मद्र जो है वो रावी और चिनाब के बीच का भाग है। आभीर जो है वो सौराष्ट्र और तथा मध्य भारत में पार्वती और बेतवा के मध्य वाला भाग है। प्रार्जुन जो है वो मध्य भारत में नरसिंहपुर के पास वाला भाग है। कांक जो है वो भिलसा की पहाड़ियों के आसपास वाला क्षेत्र है। संकानीक ये भी भिलसा के आसपास का क्षेत्र है। और खरपरिक जो है मध्य प्रदेश में दमोह के पास जो स्थान है वो खरपरिक है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? फिर साम्राज्य विस्तार। इन विजयों से गुप्त साम्राज्य अत्यंत विस्तृत और विशाल हो गया था। उसके साम्राज्य के अंतर्गत आधुनिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि के अतिरिक्त
विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत, पंजाब, राजपुताना पर उसका आधिपत्य था। दक्षिणापथ के वह राज्य भी उसके अधीन थे। वी.ए. स्मिथ ने ठीक ही कहा है कि 600 वर्ष पूर्व अशोककालीन साम्राज्य के बाद भारत में उतना विस्तृत साम्राज्य समुद्रगुप्त ने ही स्थापित किया। वह भारत का सर्वशक्तिमान सम्राट बनने के अति कठिन कार्य में सफल हो गया। फिर विदेशी शक्तियां, प्रयाग प्रशस्ति में 23वीं और 24वीं पंक्ति में विदेशी शक्तियों का उल्लेख है, जैसे देवपुत्र शाहनुशाही, देवपुत्र शाहनुशाही यानी कुषाण, दूसरे हो गए शक, तीसरे हो गए मुरुंड, चौथे हो गए सिंहल, पांचवें होंगे सर्वद्वीप वासी भी यानी संभवतः दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप। इनका उल्लेख कर रखा है। इनके विषय में बताया गया है कि ये शक्तियां स्वयं को सम्राट की सेवा में उपस्थित करती थी, कन्याओं के उपहार एवं अपने अपने राज्य में शासन करने के लिए गरुड़ मुद्रांकित राज्याज्ञा हेतु प्रार्थना करती थी। समुद्रगुप्त के समकालीन जो कुषाण शासक था वो किदार कुषाण था। कौन था? किदार। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, यूपी वालों ने पूछा है कि कुषाण शासक कौन था समुद्रगुप्त का, कंटेम्पररी कुषाण किंग, तो उसका नाम था किदार। क्या नाम था? समुद्रगुप्त ने इसे सैसनियन शासन सापुर से मुक्त कर दिया। सैसनियन शासक सापुर से मुक्त कर दिया। समुद्रगुप्त का समकालीन शक शासक जो था वो रुद्र सिंह तृतीय था। शक शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। सिंहल जो श्रीलंका को बोलते हैं, सिंहल अगला है। सिंहल श्रीलंका में समुद्रगुप्त के समय मेघवर्मन नामक शासक था। इसने समुद्रगुप्त के दरबार में एक दूतमंडल भेजा था और समुद्रगुप्त की अनुमति पर बोधि वृक्ष के पास श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार बनवाया था। यहां से क्वेश्चन बना है यूपीएससी में कि श्रीलंका के किस शासक ने समुद्रगुप्त से आग्रह किया कि मैं बोधि वृक्ष के पास श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार बनवाना चाहता हूं? आंसर मेघवर्मन। आंसर मेघवर्मन। ऐसे ही दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीपों के राजाओं के संबंध में जावा से प्राप्त ग्रंथ तंत्रिका मंदक के अनुसार जावा का शासक ऐश्वर्यपाल स्वयं को समुद्रगुप्त का वंशज बताता है। क्या बताता है? ऐश्वर्यपाल स्वयं को समुद्रगुप्त का वंशज बताता है। कौन से? जावा के एक ग्रंथ मिला है जिसका नाम है तंत्रिका मंदक। समुद्रगुप्त के विषय में कहा जाता है कि वह 100 युद्धों का विजेता यानी समरशत था। वह कभी पराजित नहीं हुआ, इसलिए वी.ए. स्मिथ उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा देते हैं। ठीक है। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ। क्या है? अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त ने विजयोपरांत अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है, लेकिन स्कंदगुप्त के भीतरी लेख और प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र लेख में समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख है। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से भी उसके अश्वमेध कराने की पुष्टि होती है। उसके जो सिक्के मिले हैं उसमें अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अब मैंने आपसे पूछा था जो जो अश्वमेध यज्ञ करेंगे उन सबके नाम याद रखने हैं आपने, चाहे वो पुष्यमित्र शुंग हो, चाहे वो सातवाहन शासक हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, चाहे वो कदम्ब राजा जिसकी राजधानी बनवासी है मयूर शर्मन हो, जिसने 18 अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है। अब समुद्रगुप्त की नीतियों पर अलग मेंस में क्वेश्चन बनता है कि समुद्रगुप्त की नीतियां क्या थी। ये अलग मेंस का क्वेश्चन है, इसको मेंस की तरह ही याद कीजिए, इसको प्री की तरह मत पढ़िएगा, चाहे तो विजय अभियान हो चाहे नीतियां हो, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं आपके। समुद्रगुप्त के साम्राज्य के अंतर्गत जितने राज्य थे उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति एक समान नहीं थी। विभिन्न राज्यों के साथ उसने विभिन्न नीतियां अपनाई। उत्तरी भारत या आर्यव्रत के राज्यों के प्रति उसने असुर विजय यानी राज प्रसबोध रण की नीति अपनाई, अर्थात इन राज्यों को पराजित करके बलपूर्वक समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला दिया। जहां तक वो क्या व्यवस्थाएं बना सकता था उसको अपने राज्य में मिलाया, क्योंकि उत्तर भारत की बात चल रही है, आर्यावर्त की बात चल रही है। ठीक है। और जहां नहीं कर पाया वहां उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। कौन सी? ग्रहण मोक्षानुग्रह। तो उत्तरी भारत या आर्यावर्त के राज्यों के प्रति उसने असुर विजय अर्थात राज प्रसबोध रण की नीति अपनाई, अर्थात इन राज्यों को पराजित करके बलपूर्वक समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया। दक्षिण के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने राज ग्रहण मोक्षानुग्रह अर्थात विजित करके अनुग्रह द्वारा पुनः शासन का अधिकार देना की नीति अपनाई। दक्षिण के राज्यों के साथ भ्रष्ट राज्योत्सन राजवंश प्रतिष्ठा की भी नीति अपनाई गई। इसके द्वारा नष्ट किए गए राज्यों को पुनर्स्थापित किया गया। क्या किया गया? नष्ट किए गए राज्यों को पुनर्स्थापित
किया गया। उसके बाद आता है आटविक या वनवासी राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई गई वह परिचारकीकृत नीति थी। परिचारकीकृत मतलब इस नीति के अनुसार आटविक राज्यों को परिचारक या सेवक बना दिया गया। जंगली जो थे उनको क्या बना दिया? सेवक बना दिया। ठीक है। आटविक मतलब, आटविक बोलते हैं वन प्रदेश जो होते हैं। आटविक मतलब वनों में रहने वाले जो आदिवासी जनजातियां रही होंगी उस समय की, उनको क्या बना दिया? सेवक बना दिया। अगला, सीमांत शासकों तथा गणराज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने जिस नीति का पालन किया वह सर्व कर दानाज्ञाकरण प्राणामागमन की नीति कहलाती है। इस नीति के अनुसार सीमांत शासकों तथा गणराज्य समुद्रगुप्त को कर देने लगे, उसकी आज्ञा मानने लगे और उसे प्रणाम करने लगे। सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन, ये याद करने पड़ते हैं शब्द, संस्कृत में लिखे हुए उन्होंने, किसने? हरिसेन ने। उसकी आज्ञा मानने लगे, उसे प्रणाम करने लगे और उसे कर देने लगे। किसको? समुद्रगुप्त को। अच्छा, विदेशी शासकों के साथ आत्मनिवेदन, कन्योपायन, ठीक है, गरुत्मंदकित, स्वविषय, भुक्ति, शासन, याचना, अर्थात सामने प्रकट होकर मैत्री की याचना करना, कन्याओं को भेंट करना, अपने विषय या भुक्ति के प्रशासन के लिए गरुड़ की मोहर से मुद्रित शासनादेश प्राप्त करना, यह नीति अपनाई गई। किसके साथ? विदेशी शासकों के साथ। क्या? आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुत्व मंदकित, स्वविषय, भुक्ति, शासन, याचना, अर्थात सामने प्रकट होकर मैत्री की याचना करना, कन्याओं को भेंट करना, अपने विषय या भुक्ति के प्रशासन के लिए गरुड़ की मोहर से मुद्रित शासनादेश प्राप्त करना की नीति अपनाई गई। प्रयाग प्रशस्ति में प्रत्यार्पणा की नीति का भी उल्लेख है। इसके अनुसार विजित राजाओं को धन लौटा दिया गया। प्रत्यार्पणा की नीति क्या कहती है? विजित राजाओं को उनका धन लौटा दिया गया। इस प्रकार समुद्रगुप्त की वैदेशिक नीति के जिन पहलुओं की चर्चा हरिसेन ने की है उससे स्पष्ट हो जाता है कि समुद्रगुप्त एक वीर योद्धा और कुशल सेना नायक ही नहीं अपितु एक महान कूटनीतिज्ञ भी था। परिस्थितिवश विभिन्न राज्यों के प्रति उसने भिन्न भिन्न नीतियां अपनाई। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आता है एरण अभिलेख। समुद्रगुप्त का एक अन्य अभिलेख मध्य प्रदेश के एरण सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यह से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की खोज कनिंघम ने की थी। इस लेख में समुद्रगुप्त की वीरता, वैभव आदि का विशद वर्णन है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को सर्वराजोच्छेता कहा गया है। इसमें एरण को एरकिण प्रदेश कहा गया है। लेख में समुद्रगुप्त की तुलना पृथु, राघव आदि महान शासकों से करते हुए यह कहा गया है कि वह प्रसन्न होने पर कुबेर और रुष्ट होने पर यमराज के समान है। इसमें समुद्रगुप्त की रानी दत्त देवी का भी उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या है? दत्त देवी। इतना समझ में आ गया। पृथु कौन है? जिन्होंने एक रात में पृथ्वी जीती। राजा पृथु, इक्ष्वाकु वंश के, मतलब जो भगवान राम के पूर्वज हैं पृथु। ठीक है। राघव, ये भी भगवान राम के पूर्वज हैं। तो पृथु, राघव, ये सब, इनसे तुलना की है किसकी? समुद्रगुप्त की। किसमें? एरण अभिलेख में। इतना समझ में आ गया। ठीक है। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त का मूल्यांकन। तो भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त एक अत्यंत यशस्वी और सफल शासकों में गिना जाता है। वह पराक्रमी योद्धा, महान विजेता, सफल सेना नायक, योग्य शासक, साहित्यानुरागी, महान कला प्रेमी था। ठीक है। समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व के मुख्य पक्षों को अगर मैं देखूं तो समुद्रगुप्त अत्यंत पराक्रमी योद्धा और सफल सेना नायक था। वह अस्त्र शस्त्र की विद्या में अत्यंत निपुण था। वह रण क्षेत्र में अपने पराक्रम से लोगों को चकित कर देता था। उसकी रण चातुरी से उसके शत्रु आतंकित हो जाते थे। उसके पराक्रम का परिचय इस बात से मिल जाता है कि उसके शरीर पर विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के सैकड़ों घाव थे। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। उसने अपने पिता के एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के अनेक राज्यों को पदाक्रांत करके उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इन विजयों के कारण इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। वास्तव में संसार के दिग्विजयी राजाओं की नामावली में समुद्रगुप्त का नाम विशेष स्थान रखता है। प्रयाग प्रशस्ति में उसके गुणों का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि वह निरपति विभिन्न प्रकार के सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष था, जिसका एकमात्र बंधु
उसकी दोनों भुजाओं के बल से अर्जित विक्रम ही था। उस सम्राट का प्रतीक उसका प्रताप था। फरसा, बाण, बर्छी, नोकदार, भाला, शंकु, बल्लम और नराच आदि अनेक शस्त्रों के प्रहार की चोटों से उत्पन्न छटा द्वारा उसके शरीर की कांति द्विगुणित हो उठती थी। समुद्रगुप्त पराक्रमी योद्धा और महान विजेता ही नहीं था, अपितु वह अत्यंत योग्य शासक भी था। उसने अत्यंत सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की स्थापना करके उसमें अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। समुद्रगुप्त एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। उसकी दूरदर्शिता का परिचय दक्षिण के राजाओं के साथ उसके व्यवहार से लग जाता है। वह भली भांति जानता था कि दक्षिण भारत पर अधिक दिनों तक अपना स्थायी शासन बनाए रखना कठिन होगा, इसलिए उसने दक्षिण भारत के राजाओं को उनके राज्य वापस कर दिए और उन्हें अपने आधिपत्य में बनाए रखा। पड़ोसी राज्यों के प्रति उसकी नीति से भी उसकी दूरदर्शिता का परिचय मिल जाता है। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने इन सब नीतियों के आधार पर साम्राज्य का संगठन किया। साम, दाम, दंड, भेद, इन 4 नीतियों को व्यवहारित किया। इस नीति के आधार पर समुद्रगुप्त ने शताब्दियों के बाद भारत में एक राष्ट्र साम्राज्य की स्थापना करके भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। इस प्रकार विभिन्न राज्यों के साथ भिन्न भिन्न नीतियां उसके राजनीतिक पारंगतता को प्रमाणित करती हैं। पारंगतता को प्रमाणित करती हैं। समुद्रगुप्त धर्म सहिष्णु शासक था। व्यक्तिगत रूप से वह सनातन धर्म का अनुयायी था। कर्मकांड, यज्ञ में उसकी पूरी आस्था थी। वह धर्म शास्त्रों में विहित मार्ग पर चलने वाला था, जिस कारण उसे धर्म की मर्यादा स्थापित करने वाला धर्म प्राचीर बंध कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ यूपी में। धर्म प्राचीर बंध किसे कहा गया? आंसर समुद्रगुप्त को। उसकी मुद्राओं में लक्ष्मी की आकृति मिलती है। उसका राज चिन्ह गरुड़ था, क्योंकि ये वैष्णव धर्म मतलब भगवान विष्णु को मानते थे। भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ है, इसलिए जितनी भी गुप्त मुद्राएं थी वो गरुड़ अंकित होती थी। किससे अंकित होती थी? गरुड़ अंकित होती थी। तो उसका राज चिन्ह गरुड़ था, जो विष्णु का वाहन माना जाता है। क्या माना जाता है? और अगर आप इंडोनेशिया में जाएंगे तो वहां गरुड़ एयरलाइंस है। वहां पर गरुड़ पर बड़ा गरुड़ का डांस होता है। गरुड़ को मेन माना जाता है वहां पर। भले ही इस्लामिक सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है वो वाला देश जो है वो इंडोनेशिया है, लेकिन इंडोनेशिया के लोग ये भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज क्या थे? हिंदू थे। ठीक है। अयोध्या के साथ उनका क्या है? रिलेशन है। भगवान राम की एक बहन है, बताया जाता है कि उनका विवाह जो हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था। वहां पर भी रामलीला होती है, थोड़ा अलग तरह की होती है लेकिन रामलीला होती है। ठीक है। और वो हमें अपना क्या मानते हैं? मतलब ब्लड रिलेशन में मानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज और उनके पूर्वज लगभग सेम थे। इतना समझ में आ गया? धर्म अलग हो सकता है पर शरीर अलग नहीं हो सकता, जीन अलग नहीं हो सकते। तो नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों से विदित होता है कि समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का उपासक था। उसने सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला सर्वप्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। भाई कौन था? अभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी परम भागवत की उपाधि धारण करेगा, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दामाद भी परम भागवत की उपाधि धारण करेगा। प्रभावती गुप्त का हस्बैंड जो है, वाकाटक नरेश। ठीक है। ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो नए शोध हैं उसमें यह बताया गया परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? समुद्रगुप्त। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये मानता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही था, उसी पे नंबर देता है वो। अब क्यों क्या बोल रहे हैं? अब ये तो लोक सेवा आयोग से बोलना पड़ेगा। जो ऑथेंटिक बुक है उसमें अगर आप जाएंगे तो ये पाएंगे कि पहले समुद्रगुप्त फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड पीसेस भी अगर आप देंगे तो मुझे लगता है कि आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही क्या देना चाहिए? उत्तर देना चाहिए फिलहाल। ठीक है। या तो फिर बिल्कुल वो जो ऑथेंटिक बुक है, शोध पत्र हैं, वो दिखाने पड़ेंगे आपको लोक सेवा आयोग को। तो दोनों ही आंसर हैं। समुद्रगुप्त भी है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दामाद प्रभावती गुप्त का क्या हस्बैंड जो है, क्या नाम है? वाकाटक नरेश रुद्र सिंह। प्रभावती गुप्त का हस्बैंड, कुमार गुप्त का जीजा। परम भागवत होने के बावजूद समुद्रगुप्त अत्यंत धर्म सहिष्णु शासक था। उसमें धार्मिक असहिष्णुता का अभाव था, यानी वो धार्मिक सहिष्णु था। कुल मिला के बोल सकते हैं
उसने कभी भी अन्य धर्मावलंबियों के साथ अत्याचार या कठोरता का व्यवहार नहीं किया। वह बौद्ध, जैन और आदि धर्मों के लोगों के प्रति पूरी सहिष्णुता का व्यवहार करता था। उसकी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय इस तथ्य से मिल जाता है कि जब श्रीलंका के राजा ने बोध गया में विहार बनाने की इच्छा व्यक्त की तो उसने अपनी शहर से स्वीकृति प्रदान की। किसको? कौन था श्रीलंका का राजा? मेघवर्मन को अनुमति दी उसने। समुद्रगुप्त साहित्य अनुरागी सम्राट होने के साथ साथ स्वयं विद्वान और विद्वानों का आदर करने वाला सम्राट था। वह काव्य कला का मर्मज्ञ था, अन्य शास्त्रों में भी पारंगत पंडित था। कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में उसके लिए कविराज शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का? तो कविराज किसकी उपाधि है? आंसर समुद्रगुप्त। ग्रुप सी के पेपरों में ऐसे ही में निकल जाते हैं पेपर। कविराज किसकी उपाधि है? कि समुद्रगुप्त की है। और पंडित चोल इतना ही पूछते हैं ग्रुप सी वाले, पंडित चोल किसकी उपाधि है? आंसर राजेंद्र चोल की। समझ में आया? तो कविराज किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की। उसकी पैनी और तीक्ष्ण बुद्धि कठिन शास्त्रों की तह तक पहुंचने वाली और उसके गूढ़ तत्वों का भेदन करने वाली थी। इस प्रकार वह गद्य पद्य में समान अधिकार रखता था, प्रोज और पोइट्री में। समुद्रगुप्त स्वयं तो विद्वान था ही, विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसकी राजसभा में अनेक उच्च कोटि के विद्वान और कवि आश्रय पाते थे। समुद्रगुप्त महान कला प्रेमी सम्राट था। साहित्य ही नहीं, कला के क्षेत्र में भी समुद्रगुप्त की प्रतिभा अद्वितीय थी। वह स्वयं कलाकार था। उसे वीणा बजाने का बड़ा शौक था। वीणा वादन प्रकार सिक्के भी हैं इसके, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जो वाग्देवी सरस्वती हैं वो वीणा बजाती हैं। क्या बजाती हैं? वीणा एक ऐसा वाद्य यंत्र है, उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मतलब हमारे पूर्वजों ने जब भगवान बनाए, जो हमारे भगवानों का जब चित्रित किया गया, तो साथ में उनको साइंटिफिक रीजंस रखे गए। क्योंकि अगर देखो सरस्वती की जो वो है वो वीणा बजाते हुए दिखाया गया। वीणा में अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर वो क्या होता है, कांगो बांगो चांगो, क्या होता है वो? ड्रम। अगर ड्रम बजाते, कोई ड्रम बजा रहा है तो आप पढ़ नहीं सकते, है ना? तो वीणा वादन प्रकार सिक्के किसके हैं? समुद्रगुप्त के। अच्छा, मुगल काल में एक और है राजा, बादशाह औरंगजेब, वो भी वीणा बजाता है अच्छी। लेकिन क्योंकि इस्लाम में संगीत मना है, इसलिए वो अपने सारे संगीतकारों को भगा देता अपने यहाँ से। लेकिन बताया जाता है कि जैसे शाहजहां बहुत अच्छी शहनाई बजाता था, वैसे ही औरंगजेब बहुत अच्छी वीणा बजाता था। यानी राजा लोग क्या करते थे, सारे अध्ययन मतलब सभी चीजें सीखते थे, क्या संगीत वंगीत, लेकिन जनता को दिखाने के लिए बोलते थे कि इस्लाम विरुद्ध है, इसलिए मैं सारे संगीतकारों को क्या कर रहा हूं, बाहर कर रहा हूं। तो दो राजा इंपॉर्टेंट हैं, एक समुद्रगुप्त वीणा बजाने वाले, दूसरा औरंगजेब। ठीक है। उसकी कई मुद्राएं मिली हैं जिसमें उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की कला प्रियता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि उसने अपनी गंधर्व कला से देवताओं का गुरु तुम्बुरु और नारद को लज्जित किया था। ये तो थोड़ा अतिशयोक्ति हो गई, वैसे गुरु तुम्बुरु और नारद को लज्जित किया था। नारद मुनि भी जो है वो वीणा के साथ दिखते हैं आपको हमेशा, नारायण नारायण करते हुए एकदम से प्रकट होते हैं एकदम से। इस प्रकार के संगीत प्रेमी शासक इतिहास में विरले ही दिखाई पड़ते हैं। समुद्रगुप्त विभिन्न गुणों का सम्मिश्रण वाला व्यक्तित्व था। उसके शासनकाल के विभिन्न प्रकार के सिक्के उपलब्ध हुए हैं। इन सिक्कों से उसकी विभिन्न गुणों का पता चलता है। एक प्रकार का सिक्का गरुड़ ध्वजा अंकित है, जिस पर उसकी उपाधि प्रक्रमांक लिखी है। दूसरे प्रकार के सिक्के में राजा धनुष बाण लिए खड़ा है, जिसमें उसकी उपाधि अप्रतिरथ लिखी है। क्या लिखी है? तीसरे प्रकार के सिक्के में राजा को परशु के साथ खड़ा दिखाया गया है। परशु मतलब फरसा, और उस पर उसका कृतांक परशु अंकित है। क्या है? ये उपाधियां याद करनी पड़ेंगी आपको। जो गरुड़ ध्वज से अंकित है उस पर प्रक्रमांक, जो धनुष बाण लिए हुए जिसमें खड़ा है उसमें अप्रतिरथ, जिसमें राजा फरसा लेके खड़ा है उसमें कृतांक परशु, जिसमें सम्राट धनुष बाण से व्याघ्र को मारते हुए दिखाया गया उसमें व्याघ्र प्रक्रमांक, और एक अन्य प्रकार के सिक्के में राजा को वीणा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है, और उसके चारों ओर महाराजाधिराज समुद्रगुप्ता अंकित है। क्या है? महाराजाधिराज समुद्रगुप्ता अंकित है। छठे प्रकार के सिक्के को अश्वमेध प्रकार का सिक्का कहते हैं, जिस पर अश्वमेध प्रक्रमांक चित्रित है। क्या है? क्या लिखा हुआ? अश्वमेध प्रक्रमांक लिखा हुआ है।
इन सिक्कों में अंकित गुणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वह विभिन्न गुणों के सम्मिश्रण वाला व्यक्तित्व था। इस प्रकार समुद्रगुप्त अनेक गुणों में समलंकीकृत और आकर्षक व्यक्तित्व का सम्राट था। उसके हृदय और बुद्धि पक्ष दोनों ही सबल थे। उसके हृदय और बुद्धि पक्ष दोनों ही सबल थे। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया भाई? नहीं आया? अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ये बता देता हूं मैं। थोड़ा पहले मैं प्रयाग प्रशस्ति और समुद्रगुप्त के बारे में बता देता हूं आपको। प्रयाग प्रशस्ति और समुद्रगुप्त। पहले तो आर्यव्रत के बारे में बता रहा हूं। आर्यव्रत का शाब्दिक अर्थ है जहां आर्य निवास करते हैं। आर्यव्रत मतलब देखो, दक्षिण भारत में द्रविड़ निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? द्रविड़। वहां पर जो कल्चर है द्रविडियन कल्चर है। और उत्तर भारत में क्या बोलते हैं? आर्य संस्कृति। हालांकि मिक्स हो चुके हैं सब। किसी को भी नहीं पता कि कौन सिकंदर की संतान है, कौन शासक कुषाण की संतान है, कौन चंगेज खान की संतान है और कौन कौन पहलवों की संतान है। सब मिक्स हो चुके हैं क्योंकि आक्रांता आए, अंदर आए, वापस जाते हुए नहीं दिखाई दिए। जो आया वो यहीं रह गया। कोई भी ये नहीं बोल सकता। अगर मतलब जेनेटिक ट्री निकालेगा कोई, तो हो सकता है कि जो पूर्वज है वो कहाँ मिले? यूनान में मिले। कहाँ मिले? है ना? यानी यूनान वाले का जो डीएनए टेस्ट है और यहाँ वाले का डीएनए टेस्ट है, उसमें काफी कुछ समानता मिल सकती है। आर्यव्रत का शाब्दिक अर्थ है जहां आर्य निवास करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, आर्यन फीचर्स किसमें दिखेंगे? जिन्होंने सदियों से, हजारों वर्षों से अपने वैवाहिक संबंधों को क्या करके रखा? इंटरकास्ट मैरिज नहीं की। जिन्होंने अपने आप में ही क्या किए? समझ में आ रहा है? सगोत्रीय विवाह, मतलब क्या बोल सकते हैं, अपनी ही उसमें धर्म में क्या किया? विवाह किया। है ना? आर्यव्रत का शाब्दिक अर्थ जहां आर्य निवास करते हैं। ऋग्वैदिक काल से ही निरंतर आर्य संस्कृति का प्रसार होता रहा है। आर्यों के निवास स्थान के संदर्भ में ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यव्रत की शब्दावलियां प्रचलित हैं। मनुस्मृति के अनुसार उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल तथा पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट के बीच का भाग क्या है? आर्यव्रत। क्या है? आर्यव्रत है। प्रयाग प्रशस्ति और समुद्रगुप्त के बारे में बता रहा हूं। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व व कृतित्व का विस्तृत विवरण मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति मूलतः अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जिसे अशोक ने कौशाम्बी, कहां पर? कौशाम्बी में स्थापित करवाया था। इस पर अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को बौद्ध संघ में विभेद रोकने या फूट डालने से रोकने संबंधी आदेश और अशोक की रानी कारवकी द्वारा बौद्ध विहार को दिए गए आम्रवाटिका दान की सूचना उत्कीर्ण है। दरअसल प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ किस पे है? अशोक के क्या बोलते हैं, स्तंभ पर लिखा हुआ है। सबसे ऊपर अशोक का लेख है, जिसमें वो कौशाम्बी के महामात्रों को बौद्ध संघ में फूट डालने से रोकने संबंधी आदेश जारी कर रहा है। उसके नीचे रानी कारवकी का भी लेख है। उसके बाद समुद्रगुप्त ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। उसके नीचे जहांगीर, आगे चलकर जहांगीर भी लिखता है उसमें। ठीक है। कालांतर में इसी स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रही हरिसेन द्वारा लिखित प्रशस्ति को भी उत्कीर्ण किया गया। यह ध्यान रखना कि जो हरिसेन है वो दरबारी कवि भी है समुद्रगुप्त का, और महासंधि विग्रही भी है, यानी युद्ध और शांति का मंत्री। युद्ध और शांति का मंत्री, संधि विग्रही। ये यूपीपीसी से क्वेश्चन है भाई, कि दरबारी कवि होने के साथ साथ हरिसेन समुद्रगुप्त के समुद्रगुप्त का कौन सा विभाग संभालता था या मंत्री पद संभालता था? आंसर महासंधि विग्रही। ठीक है। इसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशंसा में लिखे गए शब्द जो है प्रशस्ति। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। भाषा क्या है? संस्कृत। लिपि क्या है? ब्राह्मी। यह काव्य की चंपू शैली में रचित है। चंपू शैली पूछ चुका है यूपीएससी, और आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पूछ चुका है। चंपू शैली वह काव्य शैली है जिसमें पद्य और गद्य दोनों का प्रयोग होता है। पद्य और गद्य, प्रोज और पोइट्री दोनों क्या होती हैं? प्रयोग किया जाता है। प्रशस्ति की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक है और बाद की गद्यात्मक। प्रशस्ति में कुल 33 पंक्तियां हैं, जिसमें समुद्रगुप्त के जीवन और कार्यों का वर्णन है। समुद्रगुप्त की विजयों और उसकी विदेश नीति का विस्तृत विवरण प्रयाग प्रशस्ति से ही प्राप्त होता है। प्रशस्ति में उसे गंधर्व विद्या यानी संगीत में प्रवीण बताया गया है। उसने देवताओं के स्वामी इंद्र के आचार्य कश्यप, तुम्बुरु और नारद आदि को लज्जित कर दिया। मतलब इतना अच्छा संगीतज्ञ था कि ये तीन लोग, कश्यप, तंबुरु और कौन? नारद, ये भी लज्जित हो गए कि उसके सामने।
प्रशस्ति के शब्द में कोनु साध्योजस्य न शाद गुणमति, अर्थात विश्व में कौन सा गुण है जो उसमें नहीं है, विश्व में कौन सा गुण नहीं है जो उसमें नहीं है, ऐसा लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति में विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का भी उल्लेख है, जैसे शंकु, नराज, परशु, तोमर, भिंदीपाल। इसमें समुद्रगुप्त की राज्यसभा का भी उल्लेख है, जिसमें सदस्यों को सभे बोला जाता था। इसमें एक प्रसंग में गंगा अवतरण का भी उल्लेख हुआ है। क्या? गंगा अवतरण का भी उल्लेख हुआ है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कतिपय प्रशासनिक पदाधिकारियों यथा संधि विग्रहिक, खाद्याटपाकिक और कुमारमात्य तथा महादंड नायक के नामों का भी उल्लेख किया गया है। इसका संधि विग्रहिक, खाद्याटपाकिक और कुमारमात्य और महादंड नायक। अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण इस प्रयाग प्रशस्ति पर मध्यकाल के शासक जहांगीर तथा बीरबल का भी लेख उत्कीर्ण है। वस्तुतः अकबर काल में इस स्तंभ को प्रयाग लाकर अकबर ने किले में रखवाया, जो लाल किला है इलाहाबाद का, यानी प्रयागराज का जो लाल किला है वहां पर रखवाया गया। इसी समय जहांगीर के राज्यारोहण और भू राजस्व कर की छूट संबंधी एक आदेश को इस पर उत्कीर्ण कराया गया था। जहांगीर का लेख फारसी में अब्दुल्ला मुश्किन कलाम द्वारा उत्कीर्ण किया गया, अब्दुल्ला मुश्किन कलाम के द्वारा उत्कीर्ण किया गया। जहांगीर का लेख हरिसेन रचित प्रशस्ति पर उत्कीर्ण करवा दिया गया, जिससे प्रशस्ति की आरंभिक 14 पंक्तियां स्पष्ट नहीं होती। ये समस्या है इनकी कि हरिसेन के लेख के ऊपर ही जहांगीर के अब्दुल्ला मस्किन कलाम ने क्या कर दिया, अपना एक भू राजस्व कर छूट संबंधी लेख खुदवा दिया, जिससे कि हरिसेन ने जो लिखा है वो थोड़ा बहुत क्या स्पष्ट नहीं हो पाता है। ये समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि स्कंदगुप्त के सूफिया अभिलेख में किस गुप्त को आदि राजा बताया गया? तो घटोत्कच। किसको बताया गया है? जबकि आप जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच। लेकिन स्कंदगुप्त का एक सोफिया अभिलेख है, सूफिया अभिलेख में उसने गुप्त वंशावली को कहां से शुरू किया है? घटोत्कच से शुरू किया है। किसे द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? आंसर चंद्रगुप्त फर्स्ट को। किसको? लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया और द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक बना। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त राजाओं में किसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कोतवंशी शासक कहां शासन करते थे? आंसर दिल्ली के आसपास। गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र अर्थात लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। अच्छा जी, प्रशस्ति का क्या अर्थ है? यानी राजा की स्तुति। समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान का विवरण प्रयाग प्रशस्ति में किस पंक्ति में दिया गया है? तो दक्षिणापथ अभियान 19वीं और 20वीं पंक्ति में दिया गया है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राजाओं के साथ किस प्रकार की नीति को अपनाया? तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ नीति की तुलना रघुवंश में वर्णित धर्म विजय नीति में किसने की है? तो हेमचंद राय चौधरी ने की है। समुद्रगुप्त अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कितने राजाओं की अधीनता स्वीकार करता है? आंसर 12। समुद्रगुप्त अपने दक्षिणापथ अभियान के समय किस मार्ग का अनुकरण करता है? तो पूर्वी मार्ग का। किस मार्ग का? पूर्वी मार्ग का। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध के दौरान समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को पूर्णतया उन्मूलन कर दिया? आंसर 9 राजाओं का। समुद्रगुप्त ने प्रसबोध रण की नीति कहां के राजाओं के विरुद्ध अपनाई? आंसर आर्यावर्त के। किसे कुमारी द्वीपी भी कहा गया? आंसर आर्यावर्त को। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कौन सा राज्य या राजा समुद्रगुप्त का अभिवादन करने के लिए राजधानी में उपस्थित होते हैं? आंसर प्रत्यंत यानी सीमावर्ती राज्य। प्रत्यंत यानी सीमावर्ती राज्य। किन शक्तियों से समुद्रगुप्त कन्याओं का उपहार प्राप्त करता है? आंसर विदेशी शक्तियों से, खासकर शक, कुषाण, मुरुंड आदियों से। समुद्रगुप्त के समय कितने गणराज्य थे? 9 गणराज्य थे। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका शासक कौन था? मेघवर्मन था। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित अच्युत कहां का शासक था? आंसर अहिछत्र बरेली का शासक था। कहां का? अहिछत्र बरेली का शासक था। ठीक है। इसके बाद आपको अगले लेक्चर में रामगुप्त, जो कि कलंक है किस पर? गुप्त साम्राज्य पर, और दूसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताऊंगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बताऊंगा।